नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि है खबर दिन की, लेकिन अभी ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे जो खबरें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने आज एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था विधानसभा परिसर में, और उस धरना प्रदर्शन में बहुत बड़ी खबर हो गई। खबर यह हुई कि 46 विधायक उस धरना प्रदर्शन में पहुंचे ही नहीं। यानी कि ममता बनर्जी ने कॉल दिया होगा या जो विधायक दल के नेता हैं वो कॉल दिए होंगे, और उनके कॉल पे सभी 80 के 80 विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं 80, उनको पहुंचना चाहिए था उसमें। लेकिन उसमें हुआ ये कि 46 विधायक नदारद रहे। 34 विधायक ही सिर्फ धरना प्रदर्शन में पहुंचे। हम उसकी वो तस्वीर भी दिखाएंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर उस धरना प्रदर्शन में इतने कम विधायक ही क्यों पहुंचे हैं। और उसके बाद जो खबर आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 46 विधायकों को ये लग रहा है कि जिस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बुलडोजर एक्शन कहीं उनके ऊपर भी ना होने लगे, और इसीलिए शायद ये 46 के 46 विधायक एक प्रकार से डर गए हैं, सहम गए हैं। उनको लग रहा है कि जो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे उनकी उनकी खबर मीडिया में जाएगी, और वो मीडिया से होते हुए वो शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचेगा, और शुभेंदु अधिकारी की नजर अगर उनके ऊपर चली गई तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। अभी मान लिया जाए कुछ दिनों के लिए उनके ऊपर से कार्रवाई टल भी सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर नजर ना जाए, क्योंकि अभी तो मुख्य रूप से उनके आला कमान पर शुभेंदु अधिकारी की नजर है। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक बनर्जी की, कि उनके ऊपर नजर है। आप देख रहे होंगे कि उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। केएमसी का नोटिस चिपक रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप खुद अपने घर को बुलडोज कर लीजिए, नहीं तो फिर सरकार करेगी बुलडोज। तो ये सब घटनाक्रम आज हुआ है, और इस पर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, इस धरना प्रदर्शन में 46 विधायक क्यों गायब हो गए, क्यों उनको बुलडोजर का डर सताने लगा? क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो बुलडोजर की कार्रवाई के डर से वो नहीं आए, या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि हो ना हो टीएमसी में टूट भी हो जाए, और ये 46 विधायकों ने एक प्रकार से इसका एक इंडिकेशन दे दिया है कि 46 तो अभी हैं, लेकिन 2/3 जब हो जाएगा तो उसके बाद वो अलग पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि 2/3 से कम पर उनकी सदस्यता जाने जा सकती है। इसलिए वो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि 2/3 पहले उनके साथ हो ले, तब वो पार्टी अलग करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको लेने से साफ साफ पहले ही मना कर दिया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, टीएमसी दो गुटों में चुनाव से पहले ही बटी हुई। एक वो ओल्ड गार्ड्स थे जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ स्ट्रगल किया था, संघर्ष किया था नंदीग्राम के आंदोलन में, सिंगूर के आंदोलन में, और यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी जी भी नंदीग्राम के आंदोलन से ही उनका कद बढ़ा था राजनीति पर। उस समय वो ममता बनर्जी के सेकंड लेफ्टिनेंट माने जाते। तो टीएमसी दो भागों में बटी हुई है चुनाव से पहले। एक जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो ये मानते थे कि राजनीति में जो है तोलाबाजी, सिंडिकेट, कट कमीशन, और खास करके जो जिहादी एलिमेंट को जो प्रश्रय दिया गया टीएमसी में, उससे वो नाराज। और ये सब कुछ अभिषेक बनर्जी पर ये आरोप है कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया, और जो कुणाल, जो रिजू दत्ता वगैरह जो भी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है कि कैसे आईपैक ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, और एक ऐसे ऐसे लड़के थे। और ये कल्याण बनर्जी ने भी बोला है, जो जो चू कित वाले हैं कल्याण, उन्होंने भी बोला कि आईपैक के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको ये कहते थे कि ये ट्वीट करो या ये चीज बोलना है। अब बताइए, जो 2-4 बार विधायक सांसद रह गया, वो उसको कोई उस बाहर के राज्य का, जो देखिए पूरा दो पिलर पर टीएमसी, हाँ, 2 पिलर पर टीएमसी टिकी हुई थी। एक मुस्लिम अति तुष्टीकरण, और दूसरा बांग्ला, मतलब भारत के विरुद्ध बांग्ला राष्ट्रवाद, बांग्ला नेशनलिज्म।
तो जबकि भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत ही पश्चिम बंगाल से हुई है। हम्म। तो जितने भी चाहे आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, खुदीराम बोस हो, या जितने भी वहां रिवॉल्यूशनरी सूर्यलाल सूर्यसेन, जो जितने भी रिवॉल्यूशनरी हुए वो पहले बंगाल से ही निकले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि आज जो बंगाल सोचता है कल वो भारत सोचता है। तो बंगाल का राष्ट्रवाद भारत के राष्ट्रवाद से अलग नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी और उन्होंने एक बांग्ला पक्ष नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको क्लेम नहीं करती थी टीएमसी। उसका दिन रात यही काम था, हिंदी भाषियों को पीटना, या बांग्ला के नाम पर यूपी और बिहार वालों को गाली गलौज करना, जस्ट लाइक राज ठाकरे। गार्गा गार्गा चटर्जी एक नाम का था, और उसके साथ एक दो चार और भी थे। तो ये देखिए, तो दो पिलर पर टिकी हुई थी। उसमें से तुष्टीकरण वाला पिलर तो अभी भी है टीएमसी के साथ, यानी मुस्लिम वोटर्स हैं अभी भी मोर और लेस 80% टीएमसी के साथ। लेकिन वो बांग्ला राष्ट्रवाद वाला पिलर बीजेपी ने तोड़ दिया, और बांग्ला राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद को एक नदी के पानी की तरह मिला दिया। जैसे दो अलग धाराएं थी, उनको एक साथ मिला दिया। तो टीएमसी के वो 70% सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लोग, जिनको सनातनी बंगालियों का वोट चाहिए, वो क्या करें? तो पहला पहलू ये है कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को अत्यधिक पावर देने से जो टीएमसी में मूल रूप से जुड़े हुए लोग थे, जो सही में भद्र लोग को रिप्रेजेंट करते थे, वो दूर हुए टीएमसी से। दूसरी बात, ऐसे जैसे शाहजहां शेख, अनुब्रतो मंडल, या आप देखिए जहांगीर खान, या ऐसे ही लोगों ने कब्जा कर लिया पार्टी पर एक तरह से, और यही पार्टी के फेस बन गए। ये माँ माटी मानुष का प्रतीक नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो ममता बनर्जी खुद महिला है, और बंगाल में महिला सुरक्षा के नाम पर क्या मिला? संदेश खाली, बेला डांगा। आरजी कार में देखिए किस तरह से उन्होंने बोला कि महिलाएं 7 बजे के बाद बाहर ना निकले। बिल्कुल। तो महिला वोट भी खत्म हो गया। तो अब जो ये विधायक है, 80 विधायक हैं, जिसमें 34 शायद मुस्लिम हैं, मैंने एक बार काउंट किया था, 34 आ रहे। उनको, वो तो वैसे भी जीत सकते हैं अगर वो अपनी एक अलग मोर्चा बना ले। उनको क्यों? अभिषेक बनर्जी अगर जेल जाएंगे भविष्य में, तो ममता बनर्जी के रहमो करम पर तो जीते नहीं है। ममता बनर्जी के रहमो करम पर 10-12 विधायक जीते होंगे, अधिकतर तो मुस्लिम वोट से जीते हैं। तो ये बात तय है कि टीएमसी पार्टी में विधायक अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। प्रवीण जी, खुलकर, जो अगर और संजीव जी, ये तो नहीं लग रहा है इन विधायकों को कि ये क्या बचाएंगे, जब ये खुद फंसते नजर आ रहे हैं, और इनके ऊपर, इनके घर के ऊपर केएमसी का नोटिस चस्पा हो जाता है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ शुरू में बहुत बड़े बड़े बयान तो दे देते थे, बोल देते थे, केंद्रीय गृह मंत्री तक को धमका देते थे, प्रधानमंत्री को धमका देते थे, लेकिन अब इनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से फैसला ले रहे हैं, उसके बाद तो इनकी एक प्रकार से घी बंद गई है। अब इनके मुंह से जबान नहीं निकल पा रहा है कि अब ये बोले तो बोले क्या। तो क्या इनके विधायकों को ये लगने लगा है कि आला कमान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, वो अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो क्या करेंगे? और इसी की वजह से वो लोग सोच रहे हैं क्या कि ठीक है, जाए या ना जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पूरी टीएमसी जो ऊपर से लेकर नीचे तक अभी जो टीएमसी है, वो 2011 वाले टीएमसी नहीं कह रहा हूं, जो 2021 से ही उन्होंने इलेक्शन हाईजैक किया, बदमाशी से, तोलाबाजी से, और वो ईवीएम में चिप वो लगा देना, बीजेपी के आगे पट्टी लगा देना, या परफ्यूम लगा देना, बहुत तरह की, मतलब बंगाल में जो हुआ। और उस पर सबसे बड़ी बात है जो लेफ्ट लिबरल तथाकथित लुटियन गैंग्स, खान गैंग, इनकी जो चुप्पी थी 21 की हिंसा पर, उसका भी गुस्सा फूटा बंगालियों कि भाई यहाँ इतना कुछ हो रहा है, और एक मीडिया का एक वर्ग चुप्पी साधे हुए। रवीश कुमार जी इस पर कुछ नहीं बोलते, अजीत अंजुम नहीं बोलते, और भी बहुत सारे लेफ्ट लिबरल जो चेहरे हैं वो इस पर कुछ नहीं बोलते। 21 के हिंसा पर वो सब ठीक है, महिलाओं का घर धर्षण होना वो ठीक है, किसी पार्टी वर्कर्स की हत्या करना ये ठीक है, घर घर जाके लूटपाट करना ये सब ठीक है, क्योंकि ये सब टीएमसी के लोग कर रहे थे, ये सब ठीक है।
ये सब सेकुलरिज्म की परिभाषा में आता है। तो देखिए, दो चीजों का है कि मुझे लगता है सबको पता है कि बीजेपी जब ये बीजेपी के एक साल या 2 साल की मेहनत का परिणाम नहीं है, या आरएसएस के एक साल 321 बीजेपी के वर्करों और आरएसएस के वर्करों ने मिला के बलिदान दिया। शहादत तब मैं नहीं बोलूंगा, शहादत का मतलब अलग होता है। मैं कहता हूं उन्होंने बलिदान दिया है, सर्वस्व बलिदान दिया इस कुशासन को समाप्त करने। तो ये तय है कि इनके विधायकों को भी पता है कि आगे आने वाले कई दशकों तक विपक्ष केवल नाम का रहेगा वहां पे, और विपक्ष केवल मुस्लिम वोट के लिए लड़े सना। और मुस्लिमों में भी जो समझदार लोग हैं। संजीव जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या ये कार्रवाई उनके लिए करना बिल्कुल मजबूरी है? क्योंकि जो आपने जो कहा कि जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया अपना, उनके लिए ये कार्रवाई जरूरी है, या जो अभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके लिए भी जरूरी है कि ताकि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और सरकार के प्रति बने, कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो जितने भी गुंडे हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको ठिकाना लगाया जा रहा है। तो ये उनके लिए मजबूरी ही है, या फिर उनको मतलब करना मजबूरी है, या फिर लगता है कि नहीं, अभी वो चूंकि जिस पार्टी से आए थे शुरू में वो भी टीएमसी में ही थे, तो आगे धीरे धीरे अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे ये धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा, और हो ना हो आने वाले समय में कार्रवाई बंद हो जाए। नहीं, देखिए, वो पार्टी लाइन का मामला नहीं था बंगाल। मैं बस एक चीज आपके दर्शकों को याद दिलाऊं कि अभिषेक बनर्जी ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल किया था कि मैं यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज देता हूं। तो वो पार्टी का मामला नहीं था। बीजेपी यूनियन ऑफ इंडिया मींस भारत को आप चुनौती दे रहे, भारत के संविधान को चुनौती दे रहे थे। और आप देखिए किस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग होने से रोक रहे थे, किस तरह से चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है अब केंद्र सरकार को सौंपा है इस सरकार ने, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया था। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, और ये जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस तरह से आईएसआई ने पैठ बैठाया, यूनुस का दौर आया, जमाती वहां पे शासन में आए, और जमातियों और इनके बीच कुछ करार हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक बांग्लादेश में ही मर्ज करके इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात चल रही थी। इनको लालच दिया गया था कि ममता बनर्जी को वजीर आजम बना दिया जाए, ग्रेटर बांग्लादेश। तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। इसीलिए देखिए बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देती थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्यों नहीं फेंसिंग होने देती थी, एक बात। दूसरी बात, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है चिकन नेक, वो क्यों नहीं भारत सरकार को सौंपती थी राष्ट्रीय सुरक्षा से? इसका मतलब है ना कि ममता बनर्जी की मंशा सही नहीं थी, क्योंकि अगर अभी शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि 45 दिन के अंदर में जमीन हस्तांतरित हो जाएगी, तो ये पहले भी तो हो सकता था, ये तो 45 दिन में पहले भी हो सकता था। तो आखिर इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के मन में कुछ चल रहा था कि इस फेंसिंग को नहीं होने देना है, क्योंकि वो उससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाता अगर उस फेंसिंग हो जाता तो। नहीं, वोट बैंक की बात नहीं है, आप इसको इलेक्टोरल पर मत लाइए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी के हार के बाद कौन लोग बौखलाए हुए हैं बांग्लादेश में? वही जमाती बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में कौन बौखलाए हुए हैं? ये देखिए, उनके पढ़िए उनके पत्रकारों के बयान, कितने बौखलाए हुए ममता बनर्जी की हार से। तो कहीं ना कहीं एक डॉट्स को अगर कनेक्ट करते तो ममता बनर्जी हारे चाहे जीते, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार से डील करना है विदेश नीति में। तो बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में नहीं भी जीतती तो भी उनको मोदी सरकार से डील करना था। लेकिन ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमातियों को कि वो हाय हाय करके छाती पीट रहे ममता बनर्जी के हारने से? दरअसल एक नेक्सस था कि उस खुले हुए रास्ते से जहां फेंसिंग नहीं हुई थी वहां से गाय को भेजा जाता था, बांग्लादेश से मादक पदार्थ लाए जाते थे, और जो घुसपैठिए आते थे और उनको मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया इन सब में बसाती थी ये और इनको ये देती थी, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब बनवाती थी, इनका
और सारे हाँ, डॉक्यूमेंट्स बनवाती उसका थी। तो संजीव जी धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि बहुत जल्द, यानी कि 1 सप्ताह से 15 दिन का वो समय होता था कि उतने में उनका सब पेपर रेडी हो जाता था। ये जी बिल्कुल। सोचिए कि और उस किस प्रकार से वो पूरा मैशनरी एक प्रकार से उनको बसाने के लिए लग जाता था, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए लग जाता था। नागरिकता नहीं, लेकिन उनको जिस प्रकार से पेपर हो जाए, तो पेपर होने का मतलब है कि वो भारत के नागरिक हैं। अगर किसी कोई पेपर, मान लीजिए आधार कार्ड है, और आधार कार्ड किसी बांग्लादेशी के पास अगर भारत का आधार कार्ड है, तो वो फिर भारत का नागरिक हो जाता है। कौन, जब तक उनकी जांच पहचान नहीं होगी तब तक। देखिए, जब मैं इसमें दो तीन बातें बोलूंगा। आप देखिए हम्म। कि जब सुप्रीम कोर्ट में गई ममता बनर्जी, तो और जितने भी कांग्रेस के भी कुछ लोग गए, कपिल सिब्बल भी हम्म। गए वहां पर, तो वो क्या कह रहे थे कि आधार कार्ड को भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मानिए। माना वाई? जाए। केवल आधार आधार कार्ड पर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि आधार कार्ड तो हम्म। फर्जी बना लिए गए, और अभी तो टीएमसी के कई दफ्तर से हजारों आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो बिल्कुल। ये एक नेक्सस राशन कार्ड, था। आधार कार्ड बहुत सारे। हाँ, ये जो एक नेक्सस था जिसमें बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा था सीआईए भी, अमेरिकी हम्म। खुफिया गुप्त एजेंसी भी, यूनुस के आने के बाद। और शेख हम्म। हसीना को हटाना, यूनुस को लाना और जमातियों को सत्ता में बिठाना, फिर बाद में बीएनपी सत्ता में आई। इसमें बहुत बड़ा गेम हम्म। सीआईए का भी है। अभी देखिए, अभी तारिक रहमान सरकार पहले सॉफ्ट थी, अब उसने तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारी डील भी की है इस बीच। तो एक बिल्कुल। नेक्सस था कहीं ना कहीं, इसीलिए ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी पॉलिटिक्स कर रही थी। और उसका भतीजा हम्म। अभिषेक बनर्जी आखिर किस के बैकअप पे भारत सरकार को चुनौती दे रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहा था? आप सोचिए, यूनियन हम्म। ऑफ इंडिया से क्या आपको लड़ाई बीजेपी से है? आपकी लड़ाई कांग्रेस और सीपीएम से, यूनियन ऑफ इंडिया से हम्म। कैसे लड़ाई हो सकती है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने, आप देखिए केरल में कम्युनिस्ट नहीं पार्टी नहीं भी लड़ी। नहीं नहीं, फिर संजीव जी ये बताइए कि अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया को अभिषेक बनर्जी चुनौती दे रहे थे, तो ये जो यहाँ पर जितने मीडिया हैं, लुटियंस मीडिया जिसको कहा जाता है, जो कि खास करके ममता बनर्जी के सपोर्ट में हर कदम पर उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आखिर क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे कि ये अभिषेक बनर्जी किस बिहाफ पर यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहा है? नहीं नहीं, एक दीदी मीडिया बना था ना, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हम्म। गोदी मीडिया। एक दीदी मीडिया था, उसका मुख्य पत्र था टेलीग्राफ, आनंद हम्म। बाजार पत्रिका, वर्तमान टाइम्स, वो वहां चलता हम्म। है वो सारा। और हम्म। टेलीग्राफ देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़े बड़े आर्टिकल्स निकालता था, केंद्र सरकार की बिल्कुल। विफलता पर। लेकिन उसने, टेलीग्राफ ने कभी आर्टिकल नहीं निकाला कि 15,000 इंडस्ट्री बंगाल छोड़ के कैसे भाग गई, करोड़ों लोग बंगाल हम्म। से कैसे पलायन कर गए। टेलीग्राफ को कलकत्ता में रह के टेलीग्राफ के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को इस बात पर हम्म। रिसर्च करने का टाइम और फुर्सत नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था कि बंगाल से 15,000 इंडस्ट्री क्यों भागी, बंगाल से हम्म। करोड़ों लोग पलायन क्यों कर गए। इस पर रिसर्च पेपर नहीं आता था टेलीग्राफ में। बाकी पूरी हम्म। दुनिया की समस्या पर टेलीग्राफ चर्चा करता था। और जब जिस दिन बीजेपी जीती, तो भगवा टेलीग्राफ में डाल रहा है कि बिल्कुल। बीजेपी इज बंगाल, बीजेपी इज बंगाल। तो समय बदल गया। अब जनता वन साइडेड सेकुलरिज्म, वन साइडेड पॉलिटिकल नैरेटिव को टॉलरेट नहीं करेगी। और बंगाल का जो मैसेज है उससे स्पष्ट है कि 2029 इंडिया गठबंधन के लिए संभावनाएं बहुत ही सीमित हो गई है। और 2029 में भी, ठीक है, अभी कुछ परेशानियां हैं सरकार के साथ, और उसमें सरकार का योगदान नहीं है। अगर मान लीजिए तेल और गैस का कुछ संकट है, तो वो युद्ध हम्म। की वजह से। क्या युद्ध भारत ने चलाया है? क्या युद्ध में भारत की हम्म। कोई भूमिका है? भारत तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ईरान से भी। अभी भी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तो अरागाची जो हम्म। ईरान के विदेश मंत्री थे वो आए, तो भारत तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत सरकार ने बिल्कुल। अभी डिक्लेयर किया कि वो रूस से तेल लेना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। तो हम्म। होता नहीं है कि समस्या अगर बुखार है और आप कहेंगे कि हैजा हो गया, भाई समस्या हम्म। वर्ल्ड में है, भारत में भी है, क्योंकि भारत भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा है। हम्म। $2.5 के हिसाब से तेल जो अमेरिका में था, आज मैं देख रहा था वह $5 का हो गया, डबल हो गया। यहाँ हम्म। 4-5 रुपए बढ़ गए, ठीक है, मान लीजिए वो नहीं बढ़े तो बिल्कुल। अच्छा है। लेकिन कुछ चीजें सरकार के हाथ में नहीं होती, वो चाहे किसी भी पार्टी हम्म। की सरकार। ये अब बहुत सारे पत्रकार तो ये कहते हैं, जाने माने पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकार, कि अगर 5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो क्या होगा।
बिल्कुल। राजमार्ग अगर नेशनल हाईवे बहुत अच्छा हो गया तो कहते 5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो क्या होगा भाई। उनसे कोई पलट के पूछे अरे 5 घंटे पहले क्यों पहुंच जाएंगे, हम 5 घंटे देर से निकलेंगे, 5 घंटे हमारा समय बचेगा। चलिए संजीव जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जिस चीज को लेकर हम लोगों ने इस डिबेट की शुरुआत की थी, आखिरी सवाल उसी से होगा कि अब आपको क्या लगता है कि ये जो 46 विधायक नदारद हैं, इनका टीएमसी को क्या संदेश है, ममता बनर्जी को क्या संदेश है, और अभिषेक बनर्जी को क्या संदेश है? थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। देखिए, टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उसके जो वर्कर्स थे, एक कमीशन सिंडिकेट तोलाबाजी से जुड़े हुए थे वो वर्कर्स अब चले गए सत्ता के साथ, और अब उन पर बहुत सारी कार्रवाई होगी। तो एक जो गांव से लेके शहर तक एक बेस था ममता बनर्जी की पार्टी का, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया सत्ता जाते के साथ। बाकी जो विधायक हैं, अगर वो बीजेपी में आना भी चाहे, बीजेपी नहीं लेगी। तो विधायक अब इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वो अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप में उनके फतवे पर काम नहीं करेंगे, आईपैड के साथ काम नहीं करेंगे। तो एक तो है कि टीएमसी में अंदरूनी बगावत है। बीजेपी चाहेगी कि जैसे भी तैसे टीएमसी बरकरार रहे नाम से भी, क्योंकि टीएमसी अगर पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई अगले 5 साल में, मान लीजिए सारे विधायक इधर उधर हो गए, टीएमसी क्लीन स्वीप हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, तो कहीं भी वैक्यूम नहीं रहता। कांग्रेस कमजोर हुई तो नेशनल पार्टी के रूप में बीजेपी आ गई। तो वैक्यूम अगर बनेगा तो उससे लेफ्ट और कांग्रेस को वहां उभरने का मौका मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, ठीक है 4-5 बड़े चेहरों पर कार्रवाई होगी, नीचे के पूरे सिंडिकेट को खत्म कर देगी, टीएमसी के सिंडिकेट को बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी, लेकिन टीएमसी को किसी न किसी रूप में बीजेपी चाहेगी कि ये कायम रहे, जिंदा रहे, ताकि लोग, हाँ, जैसे रावण को विजयादशमी के दिन पुतला दहन करते हैं तो रावण जिंदा होता है ना साल में एक बार। तो टीएमसी भी एक रावण की तरह बची रहेगी, जिसको हर 5 साल के बाद उनका पुतला दहन मतलब होता रहेगा, 1-2 इलेक्शन तक। अब उसके बाद की स्थितियां तो उसके बारे में आकलन करना बहुत मुश्किल। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी के चैप्टर का द एंड हो गया बंगाल से, टीएमसी का द एंड हो गया बंगाल से। अब 80 विधायक हैं, उसमें से कभी 46 भागेंगे, कभी 50 भागेंगे, कभी 15 भागेंगे। ये यही स्टोरी रहेगी टीएमसी की, अब यही स्टोरी है। चलिए चलिए सचिव, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईबी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।